हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई सब बढ़िया मस्त चल रही बच्चों। तो बच्चों हम लोग आ गए हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बेटा अगले वीडियो पर। और डिफरेंशियल ज्योमेट्री बेटा हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस पढ़ लिए हैं। तो पुराने वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन दिखेगा। उस प्लेलिस्ट में एक डिफरेंशियल ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट होगी जो आपको पढ़नी है। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, बहुत सारे टॉपिक मैं बीएससी में सी मैथ्स के अपलोड कर रहा हूँ। 12th और 11th आईआईटी लेवल से मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अगले क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या है हम जरा समझे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऑस्कुलेटिंग स्फीयर से रिलेटेड है। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों। क्वेश्चन बच्चों ये है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए कर्व लाइज ऑन सेम ऑस्कुलेटिंग स्फीयर at every point is क्या है देखो, रो बाई सिग्मा प्लस डी बाई डी एस रो डैश वाई टाउ इक्वल टू 0। देखो बच्चों, मतलब ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट है। इसका मतलब बच्चों देखो ये हुआ कि अगर कर्व हर पॉइंट पर अपने हर पॉइंट पर सेम ऑस्कुलेटिंग स्फीयर लेगा, मतलब कहने का ये है कर्व के हर पॉइंट पर जो ऑस्कुलेटिंग स्फीयर है वो सेम है, तो ऐसा होगा, है ना। और अगर ऐसा है तो कर्व के हर पॉइंट पर सेम ऑस्कुलेटिंग स्फीयर होगा। मतलब ये कंडीशन हमें दो तरफ से प्रूव करनी है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बेटा ये क्वेश्चन है ना। मतलब अगर कर्व के हर पॉइंट पर सेम ऑस्कुलेटिंग स्फीयर है तो ऐसा होना चाहिए, और अगर ऐसा होना चाहिए तो कर्व के हर पॉइंट पर सेम ऑस्कुलेटिंग स्फीयर होगा। ऐसा हम यहाँ पर प्रूव करेंगे, है ना। दो तरफ से हमें ये क्वेश्चन बेटा प्रूव करना है। देखो सबसे पहले बेटा हम लोग फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये मान लेंगे कि कर्व लाइज ऑन सेम ऑस्कुलेटिंग स्फीयर, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, एट एवरी पॉइंट। ठीक है, तो अगर सेम ऑस्कुलेटिंग स्फीयर है हर पॉइंट पर तो इसका मतलब जो स्फीयर का रेडियस होगा वो कांस्टेंट होगा, है ना। हर पॉइंट पर अगर सेम ऑस्कुलेटिंग स्फीयर है तो उसका रेडियस कांस्टेंट होगा और सेंटर भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि सेंटर रेडियस उसका फिक्स होगा। अगर सेम ऑस्कुलेटिंग स्फीयर है तो मतलब पॉइंट बदलने से ऑस्कुलेटिंग स्फीयर नहीं बदल रहा, ये मतलब है उसका। ठीक है ना, कि आप कर्व के किसी भी पॉइंट पर चले जाइए, ऑस्कुलेटिंग स्फीयर जो है वो सेम है, तो इसका मतलब उसका रेडियस भी सेम होगा, मतलब वो हर जगह कांस्टेंट है। पॉइंट के चेंज होने से ऑस्कुलेटिंग स्फीयर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, इसका मतलब हर जगह सेम ऑस्कुलेटिंग स्फीयर है, इसका मतलब उसका रेडियस कांस्टेंट है और सेंटर भी कांस्टेंट ही होगा। सेंटर कांस्टेंट का मतलब सेंटर का पोजीशन वेक्टर कांस्टेंट होगा। ठीक है, देखो अब देखो बच्चों, ये हम लोग जानते हैं कि ये कंडीशन होती है, इसका रेडियस निकालने का मेथड होता है आर स्क्वायर बराबर रो स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर और रो डैश का स्क्वायर। ये ऑस्कुलेटिंग स्फीयर के रेडियस को निकालने का फार्मूला था जो मैंने प्रूव करके आपको बताया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका प्रूफ मैंने बताया था, ये सब आपको मेरे पुराने वीडियोस में मिलेगा। ठीक है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें सारे पुराने वीडियोस हैं, तो वहाँ पर इसका प्रूफ भी आपको मिलेगा। ठीक है, करेंगे इसको याद रखना है, आर स्क्वायर बराबर रो स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर रो डैश स्क्वायर। ठीक है, सब बच्चे हम लोग जानते हैं बच्चों। रो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिग्मा क्या होता है, रेडियस ऑफ टॉर्जन होता है। ठीक है, टाउ क्या होता है, टॉर्जन होता है, टाउ होता है टॉर्जन, रो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिग्मा क्या होता है, रेडियस ऑफ टॉर्जन। ये सब बातें आप जानते हैं, पहले से ही मैंने बताई थी आपको डिटेल से बातें। ठीक है, देखो अब देखो जो कंडीशन है इसमें देखो विद रिस्पेक्ट टू एस करना है डिफरेंशिएशन, तो हम इसको दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस, एस के रिस्पेक्ट में कर देते हैं दोनों तरफ, इसको हम डिफरेंशिएट। देखो आर तो कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और रो स्क्वायर का क्या होगा बच्चों, रो स्क्वायर का क्या होगा बोलो, रो स्क्वायर का हो जाएगा
2 टाइम रो और इनटू रो डैश। भाई एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना। जैसे एस के रिस्पेक्ट में हम रो स्क्वायर का कर रहे हैं तो क्या होगा 2 रो और रो का फिर से करना होगा एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो 2 रो और इसे कहेंगे रो डैश। 2 रो 2 रो अरे नहीं रोना नहीं भाई, रोना नहीं है, हंसते रहना है। पढ़ाई हंसने का दूसरा नाम है। पढ़ते किस लिए हैं? लाइफ में खुशियां लाने के लिए। मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं? लाइफ में खुशियां हैं। और अगर लाइफ में रोना धोना शुरू हो जाए तो मैथ्स पढ़ने का मतलब क्या रहा? और खुशियां कब आएंगी? जब समझ समझ के स्टार्टिंग से चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो 2 रही तो 2 रो एंड रो डैश। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, यहां पर भी देखो वही चीज है, इसको इसका होल स्क्वायर कर लिया जाए, इसका करना है ना डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा रो सिग्मा रो डैश का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2 और सिग्मा और रो डैश और इनटू डी बाई डी एस ऑफ सिग्मा रो डैश। ऐसे होगा। बोलो भाई, ये एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, जिसे x माना उसे फिर से करेंगे। अब इसको हमें फिर से करना होगा डिफरेंशिएशन। देखो जल्दी बच्चों, यहां तक पहले तो खैर उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यही टर्म यहां पर हमें दिया गया है ना। तो इसको आगे फर्स्ट इंटू सेकेंड से करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दें। तो क्या हो जाएगा देखो 2 सिग्मा रो डैश और इनटू डी बाई डी एस ऑफ सिग्मा रो डैश। ऐसे आ गया देखो ये। अब देखो सिग्मा जो होता है बच्चों वो होता है 1/टाउ। जो सिग्मा होता है ये क्या होता है 1/टाउ, है ना। सिग्मा क्या होता है रेडियस ऑफ टॉर्जन, और टाउ क्या होता है टॉर्जन। ये बात हम जानते हैं, टाउ होता है टॉर्जन, सिग्मा क्या होता है रेडियस ऑफ टॉर्जन। तो सिग्मा को 1/टाउ लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, अब देखो एक काम करते हैं कि ये हमें लाना है, तो 2 रो डैश से पूरे को डिवाइड कर दो, 2 सिग्मा रो डैश से पूरे को डिवाइड कर दो, इस टर्म से पूरे को डिवाइड कर दो, है ना। इस टर्म से पूरे को डिवाइड कर दो, तो यहां तो 0 ही रहेगा। रो डैश से डिवाइड करेंगे 2 और रो डैश कट जाएगा तो क्या बचेगा रो बाई सिग्मा बचेगा, और प्लस ये टर्म यहां से हट जाएगा तो डी बाई डी एस ऑफ सिग्मा रो डैश। और देखो यही हमें प्रूव करना था, यही देखो हमें यहां पर प्रूव करना था। देखो यही आ गया। हाँ, सिग्मा को लिख दो 1/टाउ, इस सिग्मा की जगह लिख देंगे 1/टाउ, तो क्या हो जाएगा रो डैश बाई टाउ हो जाएगा। ये हम जानते हैं सिग्मा क्या होता है 1/रो, है ना। और कप्पा क्या होता है 1/रो, ये भी हम जानते हैं। कप्पा क्या होता है 1/रो। कप्पा क्या होता है कर्वेचर, और रो क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। टाउ क्या है टॉर्जन, और सिग्मा क्या है रेडियस ऑफ टॉर्जन। ये सब बातें हम जानते हैं अच्छे से। अरे आप तो समझदार लोग हो यार, आप तो सब कुछ जानते हो, इतना पढ़ चुके हो, आपको तो सब कुछ आ गया है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब देखो बच्चों ये बात प्रूव हो गई, वन साइड हमने प्रूव कर दिया, कर्वेचर को माना, कर्व को माना कि सेम ऑस्कुलेटिंग स्फीयर पर है, और ये प्रूव कर दिया। अब देखो इसका अपोजिट प्रूव करना है। इसका अपोजिट प्रूव करना है, तो अपोजिट कैसे प्रूव करेंगे, इसको सही मानेंगे और ये प्रूव करेंगे कि कर्व सेम ऑस्कुलेटिंग स्फीयर पर है ना। इसको सही मानेंगे और ये प्रूव करेंगे कि कर्व हमारा सेम ऑस्कुलेटिंग स्फीयर पर है। अब अगर हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि कर्व सेम ऑस्कुलेटिंग स्फीयर पर है, तो इसका मतलब उसका रेडियस भी कांस्टेंट है और उसका सेंटर भी कांस्टेंट है। दो बातें प्रूव करनी होंगी, है ना। तो अब हम देखो ये मान लें कि ऐसा है, और ये प्रूव करना है कि कर्व सेम ऑस्कुलेटिंग स्फीयर पर है। तो देखो ध्यान दो, दो बातें प्रूव करनी होंगी क्या, कि रेडियस भी कांस्टेंट है और सेंटर भी कांस्टेंट है। देखो ध्यान दो, इसको लेकर चले उल्टा ऑर्डर में, है ना। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये ट्रू मान लिया, और या ये प्रूव करना है कि कर्व का रेडियस स्फीयर का रेडियस और सेंटर कांस्टेंट है। ठीक है, इसको सही मान लेंगे, और प्रूव क्या करना है कि स्फीयर का रेडियस भी कांस्टेंट है और उसका सेंटर का पोजीशन वेक्टर भी कांस्टेंट है। ठीक है, इसको सही माना, इससे यहां पर आ गए। ठीक, फिर इससे यहां पर आ सकते हैं। बोलो भाई ये क्या है, बात समझे, ये है इसका डिफरेंशिएशन। देखो चलो कर देते हैं। अब हमें इसको सही मान लेना है। देखो
अब हमें सेकेंड केस में इस रिजल्ट को सही मान लेना है और दो बातें प्रूव करनी है। इसको सही मानना है, ये दिया गया है ना, इसको हमें सही मान लेना है, इसको सही मान लेना और दो बातें प्रूव करनी है। क्या? आर कांस्टेंट है और सेंटर का पोजीशन वेक्टर सी है ना, स्फीयर का सेंटर का पोजीशन वेक्टर सी होता है, उसको हमें कांस्टेंट प्रूव करना है। दो बातें प्रूव करनी होंगी इसको सही मान के, फर्स्ट और सेकंड, इसको सही मान के दो बातें प्रूव करनी होंगी। अब इसको सही मान लिया तो देखो इसी उल्टे ऑर्डर में चलेंगे तो क्या होगा समझो। इसको सही माना, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि बात है 1/टाउ को सिग्मा लिख दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इस टर्म से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब देखो ये हो गया कि ये है इसका डिफरेंशिएशन, किसका? इस टर्म का, ठीक है, इस टर्म का देखो ये डिफरेंशिएशन हो गया और 0 हो गया। और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है आर स्क्वायर, तो dy/ds ऑफ आर स्क्वायर बराबर 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आर स्क्वायर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और यही हम चाहते थे प्रूव करना, आर स्क्वायर कांस्टेंट मतलब आर भी कांस्टेंट, एक ही बात है। तो पहली बात तो देखो यहां से प्रूव हो गई कि इसको सही मान के मैंने ये प्रूव कर दिया कि आर कांस्टेंट है। अब हम ये प्रूव करना चाहेंगे कि इसके सेंटर का पोजीशन वेक्टर भी कांस्टेंट है, इस टर्म को सही मान के, ठीक है। अब देखो सेंटर का पोजीशन वेक्टर, ऑस्कुलेटिंग स्फीयर के सेंटर का पोजीशन वेक्टर हम लोग, अब हमें सेकंड पार्ट देखो यहां पर प्रूव करना है। इसको मिटा देते हैं, इसको भी यहां से मिटा देते हैं, ये सब यहां से मिटा देते हैं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। अब हमको प्रूव करना है कि स्फीयर के सेंटर का पोजीशन वेक्टर कांस्टेंट है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, हम लोग जानते हैं स्फीयर का सेंटर क्या होता है? r प्लस रो, ठीक है, प्लस सिग्मा रो डैश b होता है। ये होता है अपने स्फीयर के सेंटर का पोजीशन वेक्टर, ये बात हम लोग जानते हैं। ये भी मैंने प्रूव करके आपको बताया था। ये बेटा याद रखना होगा दो फार्मूले, ठीक है। कौन कौन सा? कैपिटल आर का फार्मूला और सी का फार्मूला, ये दोनों हम याद रखें तो अच्छा है, और याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्ट भी हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं ये सब कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। देखो ये हम लोगों ने देखा था, है ना। अच्छा अब देखो क्या होता है, ये हमको मालूम है ना, ये क्या होता है? ये होता पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर, ठीक। अच्छा अब देखो अगर हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये कांस्टेंट है तो हमें प्रूव करना होगा कि इसका डिफरेंशिएशन 0 है। अब हम अगर ये प्रूव कर दें कि इस सेंटर का डिफरेंशिएशन 0 है रिस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब ये सेंटर हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। बात समझे? देखो अब हम क्या करेंगे, यहां से देखो सेंटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, देखो r का डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? r डैश, यहां पर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे तो पहला, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा, पहले का डिफरेंशिएशन, और यहां पर देखो ये हमें तीन चीजों का मल्टीप्लाई का डिफरेंशिएशन करना है ना। तीन चीजों के हमें मल्टीप्लाई का डिफरेंशिएशन करना है, बात समझे? तो क्या होगा, देखो d/ds ऑफ सिग्मा रो डैश और b। तो तीन चीजों के मल्टीप्लाई का जब डिफरेंशिएशन होता है तो आपने हो सकता पढ़ा हो f इंटू जी इंटू एस। दो तरीके हैं, दो को एक मान लो, एक को अलग मान लो, या डायरेक्ट फार्मूला लगा दो क्या कि फर्स्ट सेकंड को बाहर और थर्ड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट थर्ड बाहर और सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड थर्ड बाहर और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ऐसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं फार्मूला, अदरवाइज दो को एक मान के भी कर सकते हैं। इन दो को एक मान लो, इसको अलग मान लो, या इन दो को एक मान के इसको अलग मान लो, फर्स्ट सेकंड से कर दो। तो क्या होगा, देखो
सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड बाहर, ठीक है, थर्ड का डिफरेंशिएशन तो बी डैश कर दे उसको डायरेक्ट, ठीक है, प्लस फर्स्ट थर्ड बाहर, सेकेंड का डिफरेंशिएशन तो रो डबल डैश कर दे, प्लस सेकेंड थर्ड बाहर और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ऐसे देखो यहां पर ये हो जाएगा। इसको बच्चों यहां पर हम लोग लिखेंगे, क्या होगा देखो, सिग्मा रो डैश बी डैश प्लस रो बी डबल डैश प्लस रो डैश बी सिग्मा डैश। ऐसे देखो यहां पर इसको लिखेंगे। अब देखो थोड़ा बेटा हम लोग फेरेट सेनेट फार्मूलों का यूज करेंगे, है ना, जानते हैं हम लोग। देखो जैसे एन डैश क्या होता है, एन डैश होता है टाउ बी माइनस कप्पा टी, है ना। ये बेटा फेरेट सेनेट फार्मूले होते हैं जो हम लोग जानते हैं, हर जगह हम लोग लगाते हैं इसको, टाउ माइनस कप्पा टी। और बी डैश क्या होता है, ई डैश होता है माइनस का टाउ एन, ठीक है। और रो जो है, ठीक है, सिग्मा, सिग्मा को हम 1/टाउ लिख सकते हैं। देखो इनका थोड़ा हम अगर यूज करें, और आर डैश टी होता है, आर डैश क्या होता है, टी होता है, ये भी हम जानते हैं। आर डैश मतलब टी, टी मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, एन क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, बी क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग प्रिंसिपल नॉर्मल। ये सब बातें हम लोग जानते हैं। फेरेट सेनेट फार्मूला आपको मिलेगा, एक पूरा मैंने वीडियो, एक नहीं 2-3 वीडियो बनाया इस पे बेटा मैंने, ठीक है। देखो अब ये सारी वैल्यू देखो यहां पर रखी जाए, ये हो जाएगा टी और टाउ एन डैश की जगह देखो ये टाउ बी माइनस कप्पा टी और प्लस एन रो डैश प्लस ये हो जाएगा सिग्मा रो डैश और बी डैश, बी डैश क्या है माइनस का टाउ एन है, और देखो यहां पर ये है सिग्मा बी रो डबल डैश प्लस रो डैश बी सिग्मा डैश। ऐसे है देखो, ये देखो ध्यान दो क्या होगा बच्चों, यहां पर थोड़ा ध्यान दें हम लोग। देखो आपस में चीजें कुछ कैंसिल होंगी। हाँ देखो एक बात समझो, क्या होगा, कप्पा को 1/रो लिख सकते हैं, कप्पा को 1/रो लिख सकते हैं। देखो क्या होगा, ये हो गया टी, ये क्या होगा रो टाउ बी माइनस रो कप्पा टी। अब देखो ये के क्या है, 1/रो है, जब के को 1/रो लिखोगे आप तो यहां पर केवल टी बचेगा, तो खाली टी यहां बच जाएगा, ठीक है, प्लस एन रो डैश प्लस ये क्या हुआ देखो ये माइनस हो जाएगा, है ना, और इसको लिखेंगे 1/टाउ, ठीक है, तो ये इससे कैंसिल होगा, माइनस रो डैश एन बचेगा प्लस रो बी, ठीक है, रो डैश बी सिग्मा डैश। ऐसे आ गया, ये ऐसे ही आ गया। यहां पर इसको लिख दिया 1/टाउ तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। इसको लिख दिया कप्पा को 1/रो, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये टी से टी कैंसिल हो गया। अब देखो जो बचा, देखो ये आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। इन तीनों में से आप क्या करोगे, देखो बी को कॉमन ले लो, इन तीनों में से बी को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा रो टाउ और प्लस का सिग्मा बी प्लस का रो डैश सिग्मा डैश। ऐसे देखो यहां पर हम लोग पहुंच गए, ठीक है। अब देखो टाउ को 1/, ठीक है, सिग्मा लिख सकते हैं, बात समझे, टाउ को हम 1/, सिग्मा लिख सकते हैं। और बी तो कॉमन चला गया है, ये बी यहां पर कॉमन गया है, तो रो सॉरी सिग्मा रो डबल डैश ऐसे आ गया, सिग्मा रो डबल डैश आ गया, ठीक है। टाउ को लिख सकते हैं, टाउ को लिख सकते हैं 1/, सिग्मा, बोलो टाउ को 1/, सिग्मा लिख दो यहां पर, तो ये आ गया 1/, सिग्मा। अच्छा अब देखो बच्चों, ये जो यहां दिया गया है ना, देखो ये टर्म देखो अगर आप ध्यान दो तो ये जो टर्म है ना रो डबल डैश प्लस रो डैश सिग्मा डैश, ये है d/ds ऑफ सिग्मा रो डैश। देखो पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा पहले का डिफरेंशिएशन, इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, है ना। देखो यहां पर और ये है ना,
इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं बी, और ये हो गया रो बाय सिग्मा प्लस डी बाई डी एस ऑफ, ऐसे देखो ये आ गया है ना। और देखो बेटा इसी की वैल्यू हमने जीरो मानी थी, इसी की वैल्यू हमने जीरो मानी थी, तो ये क्या हो गया, ये आ गया b इंटू जीरो, दैट मीन जीरो। तो मतलब dc बाई डी एस की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर dc बाई डी एस की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब c क्या हो गया, कांस्टेंट। और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि स्फीयर का रेडियस भी कांस्टेंट है और उसका सेंटर भी कांस्टेंट है। तो अगर स्फीयर का सेंटर और रेडियस कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो मतलब हमारा जो कर्व है उसका स्फीयर, जो हमारा कर्व है उसके ऑस्कुलेटिंग स्फीयर का सेंटर भी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, मतलब ऑस्कुलेटिंग स्फीयर हर पॉइंट पर सेम है। मतलब कर्व के हर पॉइंट पर ऑस्कुलेटिंग स्फीयर क्या है बोलो, सेम है। ध्यान रखना किसी किसी बुक में खाली स्फीयर भी लिख दिया है, तो मतलब वो ऑस्कुलेटिंग स्फीयर से ही उनका मतलब है। बात समझे बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने अच्छा क्वेश्चन किया, मस्त मस्त क्वेश्चन किया, समझ के पढ़ा, कोई टेंशन नहीं लेना, सब होगा, सारे टॉपिक होंगे, पूरी डिफरेंशियल ज्योमेट्री होगी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ कंप्लीट करूँगा, चाहे कितना भी टाइम लगे। जितने भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ कंप्लीट करूँगा, पूरा बीएससी एमएससी का मैं सिलेबस अपलोड करूँगा, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है बच्चों। चलिए बाय बाय।